नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। मतलब अगर पुलिस आपको थाने बुलाए तो क्या करना चाहिए? ये अक्सर लोगों को घबराहट में डाल देता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि कानूनी प्रक्रिया क्या है और आपके अधिकार क्या हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुलिस का बुलाना एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन नागरिकों के भी अपने अधिकार हैं। भारतीय कानून इनकी रक्षा करता है। हम आज सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता और जो नया कानून आया है बीएनएसएस। हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बिल्कुल। बीएनएसएस उसमें क्या प्रावधान है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल, अगर पुलिस का फोन आता है कि थाने आ जाइए, तो क्या सुनते ही तुरंत निकल पड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो जो अधिकारी फ़ोन पर हैं, उनसे आराम से उनका नाम पूछिए, उनका पद क्या है जी। और ये भी कि किस मामले में बुलाया जा रहा है। ये जानकारी लेना पहला कदम है। अच्छा। और इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, उनसे लिखित नोटिस की मांग करें। लिखित नोटिस फोन पर नहीं चलेगा? नहीं, देखिए, सीआरपीसी की धारा 41A है और नए वाले बीएनएसएस में धारा 35 सबसेक्शन 3 to 6 तक। हाँ हाँ। वो ये कहते हैं कि पुलिस को आपको लिखित में नोटिस देना होगा। ये आपका कानूनी अधिकार है। इससे ये साफ होता है कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, कोई मनमानी ना हो। और ये नोटिस पोस्ट से या हाथ से दिया जाना चाहिए, सिर्फ फोन कॉल काफी नहीं है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, मान लीजिए नोटिस मिला, हम्म। पर उसमें जो तारीख दी है उस दिन जाना मुमकिन नहीं है, तब? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस को लिखित में सूचित करें। मतलब एक पत्र लिखकर बताएं कि आप क्यों नहीं आ सकते। कारण बताना होगा। हाँ, वजह बताते हुए किसी और तारीख के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यहाँ भी लिखित में संवाद करना बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड रहता है। अब मान लेते हैं नोटिस मिला और व्यक्ति थाने पहुंच गया, वहां कैसा बर्ताव रखना चाहिए? मतलब बात कैसे करें? देखिए, थाने में शांत रहना और विनम्र रहना तो जरूरी है ये, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों को लेकर आपको सजग भी रहना है और दृढ़ भी। दृढ़ भी मतलब अपनी बात पर टिके रहना, अपनी बात को साफ और सीधे शब्दों में कहें, घुमा फिरा कर नहीं, संक्षिप्त में। और अगर आपका कोई बयान लिया जा रहा है तो उसे पहले लिखित में दर्ज करवाएं, फिर उस पर दस्तखत करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, एक एक शब्द। और अगर कुछ समझ ना आए तो सवाल पूछिए, बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। पूछिए कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा है, ये आपका हक है। सही बात है, पढ़ने के बाद ही साइन करें। अच्छा, और अगर किसी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ सबूत हों, जैसे कोई कागजात या फोटो? हाँ, सबूत। अगर आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज हैं, फोटो हैं या कोई गवाह है, तो उन्हें जरूर पेश करना चाहिए। तो वो सीधे जांच अधिकारी को दे दें? यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबूत पेश करने का एक सही तरीका है। अच्छा, वो क्या है? कुछ खास ध्यान रखना? हाँ, बिल्कुल। सबूतों को हमेशा औपचारिक तरीके से जमा करवाना चाहिए। मतलब मेरी सलाह ये होगी कि सबूत सीधे जांच अधिकारी के हाथ में देने के बजाय आप उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट से? थाने में? हाँ, एक शपथ पत्र, मतलब एफिडेविट, हाँ। बनवाकर उसके साथ अपने सारे सबूत अटैच करें और ये रजिस्टर्ड पोस्ट आप थाना प्रभारी यानी एसएचओ और जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी दोनों के पते पर भेजें। अरे, रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएचओ और एसपी को सीधे देने में क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि कई बार जो सबूत आप हाथ में देते हैं ना, हाँ। वो ठीक से रिकॉर्ड पर नहीं आ पाते या कभी-कभी इधर-उधर हो जाते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने पर आपके पास एक पक्की रसीद होती है, एक हाँ। सबूत होता है कि आपने कब और क्या-क्या दस्तावेज जमा किए हैं। हाँ, ये तो बात है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके दिए गए सबूत जांच का आधिकारिक हिस्सा बने, उन पर गौर किया जाए। ये तो कमाल की जानकारी है। रजिस्टर्ड पोस्ट वाली बात तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। जी, और अगर संभव हो तो इस पूरी प्रक्रिया में, खासकर सबूत जमा करवाते समय, किसी वकील की मदद लेना और भी बेहतर रहता है। बिल्कुल, वकील की सलाह हमेशा मददगार होती है। अच्छा, आपने शुरू में कुछ कानूनों का जिक्र किया था, सीआरपीसी 41A और बीएनएसएस 35। हाँ, ये नागरिकों की सुरक्षा में और क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, जैसा हमने कहा,
ये धाराएं तो लिखित नोटिस को अनिवार्य बनाती हैं ताकि किसी को यूं ही ना बुलाया जा सके। इसके अलावा हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल, हाँ, सुना इसके बारे उस मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई दिशा निर्देश दिए थे, जैसे कि गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों को देना, वकील से मिलने देना वगैरह। तो अगर पुलिस इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है या आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो आप आवाज उठा सकते हैं। कहा। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में शिकायत कर सकते हैं या फिर सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए किसी को लगता है कि थाने में उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही या शिकायत दर्ज करने में आनाकानी हो रही है, तब क्या करे? हाँ, ये भी एक स्थिति हो सकती है। अगर आपको लगता है कि स्थानीय थाने में आपकी सुनवाई ठीक से नहीं हो रही, तो आप सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक यानी SP के पास जा सकते हैं। जी। उनके ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तार से अपनी बात लिखें। अच्छा, SP के पास। जी। और एक और बात, आजकल टेक्नोलॉजी का भी जमाना है। कई राज्यों की पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा भी है। हाँ, किन राज्यों में है ये? जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कई राज्यों ने ये शुरू किया है। तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। तो मतलब कई रास्ते हैं अगर स्थानीय स्तर पर सुनवाई ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जानकारी रखना और सही प्रक्रिया का पालन करना, बिल्कुल। यही सबसे बड़ा बचाव है शायद। पुलिस से बात करते समय अपने अधिकारों को जानना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी ही ताकत है और कानूनी मदद का विकल्प तो हमेशा ही खुला है। ये जानना कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ अपनी बात रखनी है और सबूतों को सही ढंग से कैसे पेश करना है, ये सब आपको एक मजबूत स्थिति में रखता है। हाँ, प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी जटिल लग सकती है, पर यह याद रखना चाहिए कि ये प्रक्रियाएं असल में नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई हैं। एकदम सही। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में इन कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं को लेकर जो हमने आज डिस्कस की, उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए? और अगर नहीं है, तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर क्या कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।